Class 7th Geography Chapter 5 Our Atmosphere. Dear students, today I will teach you in this video about our atmosphere. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने वायुमंडल के बारे में बता रहा हूँ। हमारा वायुमंडल, आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल क्या है? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। धरती के ऊपरी परत पर सबसे ऊपर तक पूरे ब्रह्मांड में हवा की जो परत चारों तरफ एक आवरण के रूप में फैली हुई है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। नाम ही है वायुमंडल। संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा क्षेत्र जो है वह वायु से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज पोजिशन्ड बिटवीन द अर्थ एंड द सन। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है वह वायुमंडल कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो है सो चक्कर काटता रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर उपलब्ध जो ये वायुमंडल हैं, वायु हैं, हवा हैं, ये भी उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। अब आगे आप समझिए कंपोजिशन ऑफ एयर, वायु का स्वरूप। हवा जो है किन किन स्वरूपों में और कैसे कैसी और किस किस प्रकार की हवाएं वायुमंडल में पाई जाती है ना, गैसीय फॉर्म जो उसका होता है, उसके अंतर्गत आप ये समझिए। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ नंबर ऑफ गैसेज कंप्राइजिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेज in a smaller proportions such as argon, carbon dioxide, helium, hydrogen and ozone। ये कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं, वायु के प्रकार हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं और उसका अपना अलग अलग परसेंटेज है कि कौन कितना परसेंट वायुमंडल में पाया जाता है। किताब खोलिए और उसको सही ढंग से उसमें पढ़िए और आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे कहता है कि ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो फाउंड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स। वायुमंडल में महासागर, समुद्र, झील और नदियों का पानी जो है वह वाष्पीकृत होकर के उसके छोटे छोटे कण वायुमंडल में जो है वह ऊपर फैल जाते हैं। और वायुमंडल में किस लेयर में यह फैल जाता है ना, वाटर वेपर, यह भी मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। अप टू एबव 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज एटमॉस्फेयर। उसका धरातलीय सतह से ऊपर 80 किलोमीटर का जो परत होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और 80 किलोमीटर से ऊपर तक जो है वह कहाँ, एबव 800 किलोमीटर्स। द एटमॉस्फेयर मेनली कंप्राइजेज लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। 80 किलोमीटर मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड, वहाँ से 80 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बाद जो ऊपर 800 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें हल्की गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है, जो ज्वलनशील गैसें भी होती हैं, वह उसका ऊपर जो है सो वह क्षेत्र होता है। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें है आपका वायुमंडल का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है यह आप समझ लीजिए कि जिस धरती पर हम लोग रहते हैं या संपूर्ण जीव रहते हैं, सब कुछ वहाँ उपलब्ध होगा और हवा नहीं होगी तो हवा के बिना, है ना, विदाउट ब्रीदिंग वी कैन नॉट लिव हियर। बिना हवा के, बिना सांस लिए हुए हम लोग यहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं और कोई भी सजीव प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सबको हवा की जरूरत होती है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब कहता है सबसे फर्स्ट
oxygen is one of the most important components of the atmosphere which helps to sustain life on the earth. जैसा कि हम जानते हैं कि हम सजीव प्राणी बहुत सारे ऐसे हैं, खास करके मनुष्य, जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे जीव ग्रहण करते हैं या पेड़ पौधे भी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है वह मुख्य रूप से वायुमंडल के इस एटमॉस्फेरिक रीजन में पाया जाता है, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये आप समझ गए, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड में कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स which use it to make food through the process of photosynthesis, है ना। और उसके अंतर्गत धरती के ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह प्रभावित भी करता है ना। रेडिएशन absorbing the heat radiated from the surface and keeps the earth warm, है ना। और ऊपर से जो रेडिएशन आता है धरती पर उसको वह कंट्रोल करके धरती को जो है वह गर्म भी रखता है। और नहीं तो मान लीजिए कि अधिक से अधिक ठंडा हमेशा पड़ना शुरू हो जाए धरती पर में, है ना, और गर्मी नहीं हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद आगे आता है ओजोन लेयर। ओजोन गैसें भी वायुमंडल में पाई जाती है। ए गैस विच इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन इन द अपर एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में सबसे ऊपरी क्षेत्र में जो है वह ओजोन गैस पाया जाता है, और वह भी एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको वह अवशोषित करता है ना, और उससे हमारे धरती पर में इसको रक्षा करता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वाटर वेपर हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म एंड ऑल्सो सस्टेन लाइफ। धरती पर जो जल चक्र है, जीवन है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल चक्र, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हमारा यह वायुमंडल निभाता है। इसके बाद तो इतना सारा चीज जो है सो वायुमंडल में पाया जाता है, इसलिए यह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद अगला जो एक पिक्चर है आपको पेज नंबर 44 में, है ना, अर्थ के ऊपर जो है उसका टोटल वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर वह 5 भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सबसे ऊपर अनंत ब्रह्मांड में ये 5 भाग में बटा हुआ है। इसको बड़ी आसानी से और सावधानी से आप देखेंगे, और इसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना या बनावट, वायुमंडल। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स upwards to a higher of 1600 kilometer and gradually thins out into space। ऊपर जब 1600 किलोमीटर तक जाएंगे, शुरू में हमने आपको बताया कि धरती का जो फर्स्ट लेयर है 80 किलोमीटर, उसके ऊपर जो है सो 800 किलोमीटर, है ना, उसमें कौन कौन सी गैसें और क्या क्या पाई जाती है सो आपने देखा। अभी मैं कह रहा हूं कि 1600 किलोमीटर और ऊंचाई पर में ऊपर जब जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ग्रेजुअली थीन आउट इनटू स्पेस। तो अंतरिक्ष में इसका जो गैसीय लेयर है बड़ा पतला होता जाता है और हल्का होता जाता है। एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, सो इट्स एटमॉस्फेरिक गैसेज मूव्स अलोंग, इसलिए उस पर पाया जाने वाला जो हवा है, वायुमंडल है, वह भी उसके चारों तरफ घूमता रहता है। अब कहता है कि द एटमॉस्फेयर हैज आर 5 लेयर्स। अभी हमने आपको बताया कि वायुमंडल 5 लेयर में बटा हुआ है, जिसमें सबसे फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, मतलब क्षोभ मंडल, है ना। और यह जो है धरती के ऊपर जो सतह है वहाँ से ऊपर 8 किलोमीटर, और उसके ऊपर जो 13 किलोमीटर का जो हाईएस्ट पार्ट्स है, एरिया है, वह एटमॉस्फेरिक रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एरिया है ना, क्षोभ मंडल का। इसमें यह क्या कहता है कि एयर एक्सटेंडिंग अप टू अ हाई ऑफ 13 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स।
13 किलोमीटर ऊंचा कहाँ, भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से। और ध्रुव जो है, पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव ये कहते हैं, वहां से 8 किलोमीटर का क्षेत्र जो है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण जो है सो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर ऑफ एयर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड इन विच ऑल लाइफ फ्रॉम थ्राइव्स। समस्त प्रकार के जीव जंतुओं के जीने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की हवाएं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब बहुत सारी गैसें इसमें पाई जाती है। अब ऑल वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस लाइक फॉग, रेनफॉल, लाइटनिंग मतलब बिजली जो चमकती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, वो सब, और वर्षा का होना, क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का बनना, स्नोफॉल, हिमपात होना, बर्फबारी होना, थंडर्स, बादल की गरज, स्टॉर्म्स, आंधी तूफान, ऑल्सो टेक प्लेस इन दिस लेयर। ये सारा चीज जो है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में ही, यही धरती का जो ऊपरी परत है ना, वह 8 से 13 किलोमीटर के दायरे में ही घटित होता है। इसके बाद द ट्रोपोस्फियर इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक इन विच 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास इन कंसेंट्रेटेड and the air pressure drops with increasing altitudes. The temperature in these layers drop uniformly at the rate of 1 degree Celsius. जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक किलोमीटर पर 1-1 डिग्री सेल्सियस तक का जो है सो तापमान घटता चला जाता है ना। और 165 मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड विच इज नोन एज द नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। सामान्य जो है वह लैप्स रेट के अंतर्गत यह आता है, जिसमें यह तापमान कमता चला जाता है। तो यह आपका ट्रोपोस्फियर हो गया जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है उसमें ये 13 किलोमीटर के बाद का जो ऊपरी क्षेत्र है वह स्ट्रेटोस्फियर आता है, जिसको समताप मंडल कहते हैं। द स्ट्रेटोस्फियर इज द रीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड स्टेबल एयर फ्लो विच एक्सटेंड एबव द ट्रोपोस्फियर अबाउट 50 किलोमीटर। माने 13 किलोमीटर के बाद जो ऊपर का 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है ना। इसमें द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द लिथल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। हमने आपको बताया कि सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उससे धरती को और वहाँ के जीवों को यह बचाता है। इसके बाद अगला आता है आपका मेसोस्फियर, है ना। इस मेसोस्फियर का शाब्दिक मीनिंग तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन यह है कि आपको अभी हमने बताया कि सबसे फर्स्ट ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के मध्य का जो भाग होता है उसको मेसोस्फियर कहते हैं। वह 80 किलोमीटर एबव होता है वह, है ना। 13 किलोमीटर के बाद जो ऊपर 80 किलोमीटर का क्षेत्र है, बुक को एक एक लाइन पढ़िएगा, फिर मेरा यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो बीच का जो 80 किलोमीटर का भाग है उसको मेसोस्फियर कहा जाता है, और उसमें उसका जो तापमान है वह -100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वह पहुंच जाता है। इसके बाद अगला आपका जो है वो चौथे नंबर पर में आता है थर्मोस्फियर, ताप मंडल या आयन मंडल, है ना। ताप मंडल का मतलब कि तापमान इसमें प्रभावित होता है। एबव द मेसोस्फियर एंड बिलो द एक्सोस्फियर, सबसे ऊपरी सीमा है एक्सोस्फियर, अनंत, अंतिम सीमा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम थर्मोस्फियर या ताप मंडल या आयन मंडल कहते हैं, है ना। यह 400 किलोमीटर का क्षेत्र जो है सो यह होता है ऊपर, है ना। ऊपर का अगला 400 किलोमीटर का क्षेत्र जो है सो होता है, 1600 किलोमीटर के जस्ट नीचे, और 800 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र जो है यानी कि 1200 किलोमीटर, 800 से 1200 किलोमीटर के क्षेत्र का जो होता है ना वह थर्मोस्फियर कहलाता है। और उसमें द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज द आयनोस्फियर। आयनोस्फियर, आयन मंडल इसका जो है सो कहा जाता है। ड्यू टू मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज आयन, है ना।
आयन जो होता है वह विद्युतीय तरंगें वह इसमें जो है सो विशेष रूप से पाई जाती है, और रेडियो वेव भी इसमें पाया जाता है। यही रेडियो वेव जो है वह संचार माध्यम का, जैसे मोबाइल से आप बात करते हैं तो उसका जो रेडियो वेव है उसका जो है सो उसमें वह खींचता है। रेडियो से बात करते हैं, टेलीविज़न पर में जो आप देखते हैं सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जो रेडियो वेव खींचा जाता है वह इसी आयन मंडल का जो है सो वेव और तरंग को खींच करके कम्युनिकेट करता है, जिसको हम सुनते हैं, देखते हैं, दृश्य और श्रव्य, ऑडियो विजुअल सीन वी कैन से। तो ये हो गया। इसके बाद अंतिम होता है एक्सोस्फीयर, मतलब बाह्य मंडल, सबसे अंतिम सीमा। इसमें द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कॉल्ड द एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, सबसे अंतिम सीमा जो है वह 1200 से लेकर के और अंतिम जो 1600 किलोमीटर की सीमा होती है उसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है ना, 1600 किलोमीटर। दिस लेयर इज एक्सट्रीमली rarefied and is the region where atoms and molecules escapes into space। उसमें अणु और परमाणु जैसे सूक्ष्मतम कण वहाँ जो है सो पाए जाते हैं, है ना। ये सबसे अंतिम क्षेत्र में जो है सो यह पाया जाता है, इसलिए इसको बाह्य मंडल कहते हैं। इसकी विशेष कुछ आवश्यकता हम लोगों के लिए एटमॉस्फेरिक रीजन में नहीं होता है। इसके ऊपर भी अनंत में, चूंकि ब्रह्मांड और वायुमंडल जो है उसका आकाश जो है उसका एक नाम अनंत भी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। एंडलेस पॉइंट फ्रॉम द अर्थ, धरती से ऊपर की जो सीमा है वह एंडलेस है, अंत विहीन है। तो ऐसी स्थिति में इसको बाह्य मंडल और उसके ऊपर की भी सीमाएं हैं, है ना। तो इस पाठ में टोटल इतना ही। कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न वगैरह है व्हाट्सएप पर मैं भेजूंगा। ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, देखिए और किताब खोलकर एक एक लाइन आप अच्छी तरह से पढ़िए। फिर नहीं समझ में आएगा फिर हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं और जान सकते हैं। इस पाठ का टोटल इतना ही। थैंक यू।